हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तपन कुमार भादविया जीएसटी की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पहले के वीडियो में हमने देखा कि पूर्ति क्या होती है, कैसे निर्धारित होती है, पूर्ति का समय कैसे निर्धारित होता है। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पूर्ति का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, जहां पूर्ति का समय ये बताता है कि उस समय उस माल या सेवा की पूर्ति हो जाने के कारण कौन सी दर एप्लीकेबल है, कौन सी रेट से टैक्स लगाया जाना है। जबकि पूर्ति का मूल्य, वैल्यू ऑफ सप्लाई, चाहे वो माल का हो चाहे वो सेवा का हो या दोनों का हो, उसका मूल्य क्या हो यह निर्धारित कैसे किया जाएगा वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। परंतु इसका निर्धारण इसलिए आवश्यक है कि ये वो मूल्य है जिसके ऊपर दर जो समय के आधार पर निर्धारित की गई है, इसके ऊपर अप्लाई कर टैक्स की वैल्यू ज्ञात किया जा सकता है, टैक्स का अमाउंट ज्ञात किया जाता है। तो इसलिए चाहे वो माल हो चाहे वो सेवा हो चाहे वो दोनों हो, उनका पूर्ति का मूल्य हमें तय करना पड़ेगा, जबकि हमें जीएसटी का अमाउंट ज्ञात करना है। इसके लिए पूर्ति का जो मूल्य है उसके संदर्भ में जो प्रावधान दिए गए हैं वो धारा जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 15 तथा इसके नियम 24 से लेके और 35 तक इसके संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं। जीएसटी नियम 27 से 35 तक के प्रावधान और 27 से 35 और जीएसटी एक्ट की धारा 15 के तहत माल और सेवा की पूर्ति का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जो सामान्य व्यवहार हैं, यानी कि जहां पर माल या सेवा का सीधा प्रतिफल निर्धारित हो रहा है, उनकी स्थिति में व्यवहार मूल्य कह लें या ट्रांजैक्शन वैल्यू कह लें, टीवी कह लें, ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर धारा 15(1) ये कहती है कि समव्यवहार मूल्य या व्यवहार मूल्य या ट्रांजैक्शन वैल्यू ही पूर्ति का मूल्य हो जाएगा उस माल या वस्तु या दोनों की, यदि पूर्तिकर्ता व प्राप्तिकर्ता संबंधित ना हो, रिलेटेड ना हो, रिलेटेड पार्टीज वो आपस में, रिलेटेड पर्सन्स आपस में नहीं होने चाहिए, वो भिन्न व्यक्ति, डिस्टिंक्ट पर्सन होने चाहिए। साथ ही एंड व्यवहार मूल्य ही एकमात्र प्रतिफल हो, यानी कि सेवा या वस्तु माल जो पूर्ति की गई है उसके बदले में सीधा एक ही प्रतिफल निर्धारित होना चाहिए कि एक मशीन बेची 2 लाख रुपए में, तो मशीन जो वस्तु दी है उसके बदले में 2 लाख रुपए जो आया है ये इसका प्रतिफल हो गया। ऐसी स्थिति में ये जो समव्यवहार या व्यवहार हुआ है तो यही व्यवहार मूल्य पूर्ति का मूल्य कहला जाएगा। परंतु उसके लिए क्या शर्त है, 2 जरूरी क्या बातें हैं कि वो पूर्तिकर्ता और प्राप्तिकर्ता संबंधित पर्सन ना हो, संबंधित व्यक्ति ना हो, और दूसरा एकमात्र प्रतिफल व्यवहार मूल्य जो भी आप वैल्यू आप ये कह रहे हैं, जैसे अभी इस एग्जांपल में 2 लाख रुपए, यही एकमात्र प्रतिफल हो, इसके बदले में पूर्तिकर्ता को कुछ और ना मिल रहा हो, कोई भी अन्य सेवा या वस्तु उसको ना मिल रही हो, रुपया उसको कंसिडरेशन किसी भी अन्य रूप में ना मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो व्यवहार मूल्य या ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो ही पूर्ति का मूल्य कहला जाएगा। यहां पर प्रतिफल की बात तो हमने कर ली सीधा कि एक ही प्रतिफल अन्य बदले में, और जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है, उसने अपनी सेवाएं दी एक्स को, बदले में फीस तय की 15,000 रुपए, और साथ में यह भी तय किया कि एक्स का जो स्कूल है उसमें उसके बेटे का एडमिशन करवा दिया जाएगा, उसके सन का एडमिशन करवा दिया जाएगा, और उससे मात्र 4,000 रुपए फीस ली जाएगी, जबकि अन्य से वो हो सकता है उससे ज्यादा फीस ले रहा हो। तो यहाँ पर एकमात्र प्रतिफल नहीं हुआ, दूसरा प्रतिफल भी साथ में
शामिल है, तो वहां पर सम व्यवहार मूल्य, सेवा का मूल्य, पूर्ति का मूल्य वहां पर नहीं कहलाएगा। यहां पर एक दूसरा शब्द आया है, संबंधित पर्सन्स नहीं होने चाहिए। तो संबंधित किसको कहते हैं? जो एक दूसरे के व्यवसाय में संचालक है। एक्स के व्यवसाय में वाई संचालक है और वाई के व्यवसाय में एक्स संचालक है, तो ये दोनों आपस में संबंधित हो गए। इसी प्रकार से वैध रूप से वो साझेदार हैं, पंजीकृत साझेदार हैं, वैध रूप से स्वीकृत साझेदार हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आपस में संबंधित हो गए। नियोक्ता और कर्मचारी है तो भी आपस में वो संबंधित हो गए। एक व्यक्ति दोनों के मताधिकार 25% या अधिक का स्वामी हो, या उस पर नियंत्रण रखता हो, या उसको धारण करता हो, तो ऐसी स्थिति में वो संबंधित हो जाएंगे। उनमें से एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखता हो तो वो आपस में संबंधित व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति मिलकर, व्यक्ति का आशय यहां पर बड़ा स्पष्ट किया गया है धारा में कि वैधानिक व्यक्ति भी इसमें शामिल है, यानी कि दो कंपनी मिलकर भी बोल सकता हूं मैं यहां पर। तो दो व्यक्ति मिलकर अगर किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये संबंधित व्यक्ति कहला जाएंगे। दो व्यक्ति मिलकर तीसरे को नियंत्रित करते हैं, या दोनों व्यक्ति किसी तीसरे से नियंत्रित होते हैं या तीसरे को नियंत्रित करते हैं, तो ये संबंधित व्यक्ति हो गए। एक ही परिवार के सदस्य हैं तो भी संबंधित व्यक्ति हो गए, यानी कि इनके मध्य में अगर कोई पूर्ति की गई है तो वो संबंधित पार्टी को, संबंधित व्यक्ति को पूर्ति कहलाएगी, और ऐसी स्थिति में समव्यवहार मूल्य उसका पूर्ति का मूल्य नहीं होगा। तो व्यवहार मूल्य के लिए, पूर्ति का मूल्य होने के लिए क्या आवश्यक बात है कि वो आपस में पूर्तिकर्ता और प्राप्तिकर्ता संबंधित ना हो, और एक ही प्रतिफल पूर्तिकर्ता को प्राप्तिकर्ता के द्वारा देय हो, भुगतान किया गया हो, या भुगतान किया जाना तय हो गया हो, देय हो गया हो, तो ये व्यवहार मूल्य ही पूर्ति का मूल्य कहलाएगा। इसमें में जब हम व्यवहार मूल्य के आधार पर पूर्ति का मूल्य निर्धारित हो रहा हो तो ये तय हो जाने के उपरांत कि व्यवहार मूल्य ही पूर्ति का मूल्य तय होगा, यानी कि ये दोनों शर्तें पूरी हो गई हों, ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई हों, तब ये भी ध्यान में रखें कि धारा 15(2) जिसमें 15(2)A, B, C, D एंड E हैं, ये धारा ये कहती है कि पूर्ति के मूल्य में सम्मिलित की जाने वाली मदें कौन सी है। 15(2) में ये बातें बताई गई है। तो 15(2)A ये कहती है कि 15(2)A में इस अधिनियम के अलावा जीएसटी एक्ट या इसकी धारा और उपधाराओं सबको मिला ले, चाहे वो संघ क्षेत्र में हो या राज्य क्षेत्र में हो, के अलावा अन्य किसी भी अधिनियम या कानून के तहत यदि कोई राशि पूर्तिकर्ता के द्वारा वसूली जा रही है तो वो राशि इसमें शामिल कर ली जाएगी। ऐसे ही पूर्तिकर्ता के दायित्वों का चुकारा यदि भुगतान यदि प्राप्तिकर्ता के द्वारा किया जाता है तो धारा 15(2)B के अनुसार वो राशि भी शामिल कर ली जाएगी पूर्ति के मूल्य में। इसी प्रकार से धारा 15(2)C में यह कहा गया है कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, आकस्मिक व्यय, जैसे पैकिंग के व्यय हुए, कमीशन हुआ, पूर्ति के समय या पूर्ति से पहले, पूर्ति के समय या पूर्ति से पहले अगर इस प्रकार के कोई व्यय पूर्तिकर्ता के द्वारा वसूले जाते हैं तो वो राशि भी पूर्ति के मूल्य में शामिल हो जाएगी। इसी प्रकार से धारा 15(2)D में यह कहा गया है कि अगर भुगतान में विलंब किया जा रहा है, उसके कारण कोई ब्याज या जुर्माना या अर्थदंड वसूला जा रहा है, कोई भी राशि वसूली जा रही है, तो वो राशि भी पूर्ति के मूल्य में शामिल हो जाएगी। इसी प्रकार से 15(2)E 5वां जो है सेक्शन उपधारा की जो धारा है वो है सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्था के द्वारा
अगर कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई है तो उस पूर्ति के संदर्भ में तो वो भी पूर्ति के मूल्य में शामिल हो जाएगी, परंतु ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ विशेष बातें हैं। धारा 15(2) ए, बी, सी, डी और ई के जो प्रावधान अभी थे हमने देखे, ये राशियां जो भी हैं वो शामिल कर ली जाएगी पूर्ति के मूल्य में। ऐसे ही अगर ये तय हो गया कि व्यवहार मूल्य के आधार पर ही पूर्ति का मूल्य तय किया जाना है, तो फिर धारा 15(3) को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जो बताती है कि पूर्ति के मूल्य में सम्मिलित नहीं की जाने वाली मदें कौन सी हैं। तो इसकी जो सेक्शन है 15(3) की ए, बी और सी, 15(3)A, 15(3)B, 15(3)C, ये कहती है कि पूर्ति के मूल्य में निम्न चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए। विशेषतः बात कही गई है वो छूट की, कि अगर जो बीजक जारी किया गया है, वही जो जारी किया गया है, उसमें छूट की स्पष्ट व्यवस्था है, उसमें दर्ज है, तो पूर्ति के पूर्व या पूर्ति के समय दी गई छूट पूर्ति के मूल्य में शामिल नहीं रहेगी। अगर वो शामिल है तो अपने को उसको हटाना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ऐसे ही पूर्ति के प्रभावी होने, पूर्ति के इफेक्टिव हो जाने के उपरांत अगर समझौते के तहत, चाहे वो पूर्ति के समय या पूर्ति के पहले किया गया समझौते के अधीन अगर कोई छूट दी जा रही है तो वो छूट भी शामिल नहीं होगी। ऐसे ही इनपुट कर जमा जिसे पूर्तिकर्ता के द्वारा छूट माना गया परंतु प्राप्तिकर्ता के द्वारा उलट दिया गया, तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। तो ये 3 सेक्शन है, धारा 15(3)A, B और धारा 15(3)C, जो ये बताती है कि ये छूट इन स्थितियों में शामिल नहीं होनी चाहिए। तो वापस से देखिए पूर्ति का मूल्य, समव्यवहार मूल्य या ट्रांजैक्शन मूल्य, व्यवहार मूल्य हो जाएगा। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है, हो जाएगा। तो उसमें कुछ मदें जो अभी अपने देखी वो अगर प्रश्न में दे रखी है वो शामिल कर ली जाएंगे, और ऑलरेडी शामिल है तो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। पर अगर शामिल नहीं है प्रश्न में दिए गए मूल्य में तो फिर आपको ये शामिल करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से अगर ये मदें सब व्यवहार मूल्य में, ट्रांजैक्शन वैल्यू में शामिल है तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि पूर्ति का मूल्य ज्ञात हो जाए। यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हमें टैक्सेबल अमाउंट ज्ञात करना है और समव्यवहार मूल्य या व्यवहार मूल्य के अंदर जीएसटी का पार्ट शामिल है, चाहे वो सीजीएसटी हो चाहे वो एसजीएसटी हो, अगर वो उसमें शामिल है तो फिर उसको माइनस कर लेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई को ज्ञात करने के लिए। और अगर वो उसमें शामिल है, इसका मतलब टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई वो हमारे पास में आ गई। तो समव्यवहार मूल्य के आधार पर अगर मूल्य तय हो जाता है तो ये सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ बोथ ज्ञात कर लेंगे। परंतु अगर स्टेप नंबर 1 के आधार पर ये मूल्य निर्धारित न किया जा सके, क्यों नहीं हो सकता है? या तो पार्टी आपस में, पूर्तिकर्ता और प्राप्तिकर्ता दोनों संबंधित व्यक्ति हो जाए तो फिर इसके अनुसार तय नहीं होगा, और या फिर एकमात्र प्रतिफल ना रहे, कोई दूसरा प्रतिफल भी पूर्तिकर्ता को साथ साथ मिल रहा हो तो फिर व्यवहार मूल्य के आधार पर तय नहीं होगा। धारा 15(1) के आधार पर तय नहीं होगा पूर्ति का मूल्य। फिर धारा 15(4) के आधार पर, ये आपकी हुई स्टेप नंबर 2, इसके आधार पर तय किया जाएगा। जब व्यवहार मूल्य के आधार पर निर्धारित ना किया जा सके तो धारा 15(4) के अनुसार, जिसको अपशिष्ट विधि भी कहते हैं, के आधार पर, यानी कि नियमों के आधार पर, हमने शुरू में कहा था कि जीएसटी नियम 27 से लेके 35 तक के जो प्रावधान हैं वो बताते हैं कि जब व्यवहार मूल्य 15(1) के आधार पर पूर्ति का मूल्य तय नहीं किया जा सके तो धारा 15(4) के आधार पर, यानी कि धारा 15(4) लगने का मतलब क्या हुआ, नियम 27 से लेके 35 तक में वर्णित प्रावधानों के आधार पर उस पूर्ति का मूल्य तय किया जाएगा।
इसके अलावा जब ऐसी स्थिति हो या इन दोनों के अलावा हो, चाहे 15(1) और 15(4) के अलावा हो कोई भी स्थिति, तो भी और इसमें वर्णित हो तब भी अधिसूचित पूर्तियों का केंद्रीय सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा अधिसूचित पूर्तियों का मूल्य निर्धारण धारा 15(5) के अनुसार किया जाएगा। जैसी भी व्यवस्था उस समय उस अधिसूचित पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित कर दी जाए, अधिघोषित कर दी जाए, उसके अनुसार उस पूर्ति का मूल्य तय होगा। तो ये विशेष प्रावधान है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ बोथ, धारा 15 के प्रावधान। और इसके साथ में ही हमने ये देखा है कि अगर कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहार हुए तो यानी कि इन दोनों शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर और स्थिति में इन दोनों शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर यानी व्यवहार मूल्य के आधार पर पूर्ति का मूल्य तय नहीं किए जाने पर धारा 27 से धारा 35 तक के प्रावधान है, जिसमें 27-28 के प्रावधान विशेषतः हमें जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, तो उस समय ये प्रावधान हमारे काम में आते हैं। तो नियमों के अनुसार फिर तय किया जाएगा पूर्ति का मूल्य, वो हम और देखेंगे। धारा 27 से आगे के प्रावधान जो हैं जिनके आधार पर पूर्ति का मूल्य तय किया जाता है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।